राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। सारी बेटा कैश फ्लो की एडजस्टमेंट रिवाइज करवा देता हूँ, थ्योरी भी समझाता हूँ। राइट, किस स्टैंडर्ड से अकॉर्डिंग पढ़ रहे बेटे? एज पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 बेटे, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटे कैश फ्लो में ना पहले मैं प्रैक्टिकल के कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, सुन ध्यान से। एडजस्ट देखो, विदाउट इसमें तो कैश फ्लो आएगा नहीं पेपर में, ऐसे तो उम्मीद है नहीं। पहले बेटे पूरा एक और लेते हैं आपकी बैलेंस शीट, उसमें क्या क्या गिवन होता है, और फिर बेटा एडजस्टमेंट पे आता है। पहली बेटे बात करते हैं बैलेंस शीट में क्या होता है बेटा? शेयर कैपिटल गिवन होता है, पहले इश्यू शेयर कैपिटल गिवन होता है बेटा। अब शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या हो रही है? अगर बेटा शेयर कैपिटल वैल्यू बढ़ रही है, शेयर कैपिटल वैल्यू बढ़ रही है, पहले शेयर कैपिटल थी 1 लाख, अब शेयर कैपिटल होगी 2 लाख। इट मींस आपने 1 लाख के शेयर्स और इशू किए, शेयर्स इशू किए, पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपने बेटा जो शेयर्स इशू किए, नीचे लिखा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू बेटा पहले थी 0, अब हो गई है 20,000। इसका मतलब जो नए 1 लाख के शेयर इशू किए वो किस पे इशू किए? प्रीमियम पे इशू किए। तो मेरे पास पैसे कितने आए बेटे? 1,20,000। अब चाहो तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1,20,000, 1 लाख प्लस 20 प्रीमियम। और या बेटे मैं क्या लिख सकता हूं अलग से बेटे, ऐसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐसे लिख दूं बेटे, एक तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमने क्या इशू किया बेटे? 1 लाख के इशू किए, और 20,000 प्रीमियम पे इशू किए बेटे, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20। और अगर किसी बच्चे ने बेटे ऐड करके लिख दिया ना इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1,20,000, तो गलत नहीं है, राइट। अब अगर आप कहते हैं बेटे प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर बेटे जनरली क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे होते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं बेटे? रिडीम हो रहे होते हैं, ठीक है। वो भी इशू होते हैं, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं बेटे, पर प्रेफरेंस शेयर जनरली रिडीम हो रहे होते हैं। तो रिडीम हो रहे हो तो क्या होगा? बुक बंद। रिडीम हो तो बेटे क्या होगा? फाइनेंसिंग पैसा जा रहा है, तो वो कहां आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। क्या लिखूंगा? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मान लो बेटा प्रेफरेंस शेयर पहले 1.5 लाख के थे, अब हो गए 1 लाख के। 1.5 लाख के थे, अब हो गए बेटा 1 लाख के। तो कितने के रिडीम हो गए? रिडीम हो गए 50,000 के। अब इसके एडजस्टमेंट बेटे, एडजस्टमेंट लिखा होता है बेटे कई बार कि प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो रहे हैं वो 5% प्रीमियम पे हो रहे हैं, 5% बेटा प्रीमियम पे हो रहे हैं। तो प्रीमियम पे हो रहे हैं 5%, तो 50 का 5% या 2500, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 52,500। अब ये जो बेटा प्रीमियम का पैसा है, क्या ये जो प्रीमियम का पैसा तो ऑपरेटिंग में ऐड होगा नेट पीएनएल में? अगर वो प्रीमियम का पैसा पीएनएल से राइट ऑफ हुआ है, लिखा हुआ है कि आपने प्रीमियम किससे राइट ऑफ किया बेटा? पीएनएल से, तो आप ऐड करोगे। और अगर बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो रहा है, तो फिर जब प्रॉफिट से वो राइट ऑफ ही नहीं हुआ, तो फिर वो प्रॉफिट में ऐड भी नहीं होगा। जल्दी बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देते हैं। अगर कुछ नहीं मेंशन हो तो? है बेटा, कुछ नहीं मेंशन हो, जैसे क्वेश्चंस में जनरली ये होता है कि नहीं लिखा होता है कि कहां से राइट ऑफ किया, कहां से राइट ऑफ किया बेटे, तो बेटा तो फिर पीएनएल में ऐड करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। फिर ठीक है ना, फिर उसका आप उसे पीएनएल में नेट प्रॉफिट आप उसे ऐड कर लेना बेटा, ठीक है। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पर जल्दी बेटा क्वेश्चन पता कैसा आ रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू है, सिक्योरिटी की वैल्यू बेटा 10,000 है और प्रीमियम 5,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे आप इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना लिखोगे बेटा? 10,000। और यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना लिखोगे? जो 50 के रिडेम्पशन हुए प्लस प्रीमियम 55। चलिए अगला पॉइंट बेटे, अगला पॉइंट आता है डिबेंचर्स का। आपने बेटा डिबेंचर्स अगर इशू किए तो कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बेटे इनफ्लो, इशू ऑफ डिबेंचर्स। और अगर आपने डिबेंचर रिडीम किए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसमें बेटा एक मेन पॉइंट आता है इंटरेस्ट का, डिबेंचर्स के इंटरेस्ट का। तो लो पहले वो पॉइंट समझाता हूं। डिबेंचर पे हम क्या कर रहे हैं बेटा? इंटरेस्ट निकालते हैं, वो सुनो, उसके पॉइंट सुनो। ये बेटा आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। डिबेंचर कहां पे गिवन होता है बेटे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में गिवन होता है बेटे डिबेंचर्स। और डिबेंचर की बेटा पहले ये वैल्यू 2024 2023 पहले वैल्यू थी बेटे 1 लाख, अब होगी बेटे 2 लाख।
और डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, राइट। इंटरेस्ट किस पे निकालना है, 1 लाख पे निकालना है या बेटे 2 लाख पे निकालना है। तो मैंने आपको बेटे क्या कंसेप्ट बताया था, डिवेंचर्स क्या होता है, लोन ही तो होता है। पहले मेरे पे लोन कितने का था, 1 लाख का, तो मुझे 1 लाख का तो इंटरेस्ट देना ही है, 1 लाख का तो मुझे इंटरेस्ट देना ही है, उसको तो मुझे कहेगा नहीं कि भैया 2 को तो इंटरेस्ट देना है। तो 1 लाख का 6% इंटरेस्ट मुझे देना है, और वो हो गया 6000। तो 6000 बेटा कहाँ आएगा, है राघव, एक बार बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा 6000 पे, और एक बार बेटे वो कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। ऐसे दो ना बेटे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो भी अमाउंट है बेटे 6000। क्योंकि मैंने ये मान के चला कि जो नए डिबेंचर इशू किए ना बेटे 1 लाख के, वो कब इशू किए, ईयर के एंड में किए, तो मैं उसका इंटरेस्ट इस साल नहीं दे रहा। अगर वो ये कहता कि जो नए डिबेंचर इशू किए बेटे वो साल के शुरू में ही कर दिए थे, नए डिबेंचर कब इशू कर दिए थे, साल के शुरू में। मैं जो नया लोन लिया 1 लाख का, वो भी साल के स्टार्टिंग में ले लिया था, तो मुझे इंटरेस्ट किसका देना है, 1 लाख का तो देना ही देना है, और ये जो नया 1 लाख का लोन लिया इस पे भी देना है, ठीक है। तो बेटा उस केस में इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, आपके 2 लाख के ऊपर। समझा की बात। अच्छा, अगर बेटा वो ये कहता है कि जो नए डिबेंचर इशू किए हैं बेटा वो मैंने अक्टूबर में इशू किए हैं, तो नया लोन लिया वो कब किया है, अक्टूबर में, तो 1 लाख का पूरा साल का बेटे, और जो नया 1 लाख का लोन लिया है उस पे 6 महीने। नए डिबेंचर का इशू किया बेटे 1 जनवरी को, 1 लाख का पूरे साल का बेटे, और जो नए डिबेंचर इशू किया उस पे 3 मंथ्स का। सर ये तो आप बोल रहे हो डिबेंचर इशू किए हैं, अगर सर ऐसा होता डिबेंचर रिडीम हो रहे होते, डिबेंचर बेटे पहले थे 1.5 लाख के और अब बेटा रिडीम होके हो गए 1 लाख के, 50,000 के रिडीम हो गए। रिडेम्पशन बच्चों हमेशा ईयर के एंड में होती है, रिडेम्पशन हमेशा ईयर के एंड में होती है। तो बेटे मैंने 1.5 लाख के डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देना है। हाँ आई एग्री कि 50 से रिडीम हो गए, रिडेम्पशन कब होती है बेटे, ईयर के एंड में होती है, तो वो तो इस साल के एंड में रिडीम हुए ना बेटे, तो उसका इंटरेस्ट जो कटेगा तो मुझे उसका इंटरेस्ट वो छोड़ेगा, वो तो बेटे अगले साल छोड़ेगा ना, इस साल तो मुझे पूरा इंटरेस्ट लेगा 1.5 लाख का, तो उस केस में आप इंटरेस्ट किस पे निकालोगे बेटे, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है चीजें समझ आ गया बेटे। पहले डिबेंचर 1.5 लाख के थे, अब डिबेंचर 1 लाख के हो गए, आपने 50 के डिबेंचर बेटा रिडीम कर दिए है ना, आपको इंटरेस्ट देना है। अब डिबेंचर लोन है ना बेटा, आप पे लोन कब है, कितने अमाउंट का है, 1.5 लाख का, आप बोलते मैंने 50 से वापस कर दिया। मैंने भी क्या बताया है कि इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन डिबेंचर वैसे जनरली रिडीम भी कब होते हैं बेटा, ईयर के एंड में ही होते हैं, तो ईयर के एंड में रिडीम हुए, तो अगले साल जो इंटरेस्ट दूंगा वो बेटे 1 लाख पे दूंगा, इस साल जो इंटरेस्ट दूंगा बेटे वो पूरे 1.5 लाख, तो इससे ज्यादा ऊपर डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट नहीं होता। अच्छा सर अगर ये लिखो कि बेटे पहले डिबेंचर थे 0, पहले डिबेंचर थे ही नहीं, अब डिबेंचर है बेटे 1 लाख के, है ना, तो मैंने लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, कब ले लिया बेटे, कुछ नहीं लिखा, तो मैं मान के चलूंगा कि जो नया लोन लिया है वो इस साल के एंड में लिया, तो मैं उसका इंटरेस्ट कब दूंगा बेटे, अगले साल। अगर वो ये बोलता कि नए डिबेंचर जो इशू किए वो साल के मिड में किए, ले ले इंटरेस्ट 6 महीने का। अगर वो बोलता कि नए डिबेंचर इशू किए साल के शुरू में किए, उसका भी इंटरेस्ट ले ले। नए डिबेंचर इशू किए 1 जनवरी को किए, 3 मंथ्स का ले ले। नए डिबेंचर कब इशू किए, ईयर के एंड में, अगले साल इंटरेस्ट ले लो। ठीक है बेटे, तो डिबेंचर लोन ही है, राइट, क्लियर हो गया। अच्छा एक अगला पॉइंट आता है, उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा बेटे, बैंक लोन का बेटे। बैंक लोन पहले लोन था बेटे 1.5 लाख, अब लोन हो गया बेटे 1 लाख रुपए का। ईयर के एंड में डेट क्या होती है? हाँ बेटा, इस केस में ईयर के एंड में डेट क्या होगी? मार्च 2024, 3 to 4 तो बेटे 31 मार्च 2024। ठीक है बेटे, चलो अब बैंक लोन है, बैंक लोन था बेटे 1.5 लाख का, अब हो गया 1 लाख का, और वो ये कह रहे हैं कि जो अपने बेटे लोन वापस किया है वो बेटे 1 अक्टूबर को किया, लिखा होगा लोन के बारे में कि हमने लोन अक्टूबर में वापस किया। लोन पहले 1.5 लाख का था, इंटरेस्ट देना है कितने मंथ, 1.5 लाख पे इंटरेस्ट कितने मंथ, 6 मंथ। अक्टूबर में आके मैंने 50,000 वापस कर दिए, अगले 6 महीने 1 लाख का। जितना मेरे पे लोन होगा मैं उसको तो बेटे इंटरेस्ट दूंगा, प्रैक्टिकल यही तो होता है, तुम्हारी जिंदगी में तो यही होता है बेटे कि जितना मेरे पे लोन होता है उसका इंटरेस्ट देता हूँ। पहले मेरे पे लोन था 1.5 लाख का, मैं 1.5 लाख का इंटरेस्ट दूंगा, मैंने अक्टूबर में आके बेटा 50,000 वापस कर दिए, अगले 6 महीने में किसका इंटरेस्ट दूंगा, 1 लाख का। यस बेटा, एक बार क्योंकि देखो ऑपरेटिंग में ऐड किया होगा क्योंकि ये खर्चा है, पीएन से चार्ज किया होगा तो वह ऐड हो जाएगा, और जब आप ये तो हो गया चार्ज करने पे, ऑपरेटिंग में ऐड हो गया, पे भी तो करोगी, पे करोगे तो पैसा जा रहा है, फाइनेंस एक्टिविटी का आउटफ्लो। अच्छा बेटा एक पॉइंट बताता हूँ,
अगर बेटे में लिखा हुआ है कि आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, राइट, उसने बोला कि जो नए डिबेंचर इशू किए वो तो ईयर के एंड में किए थे, ओपनिंग में आप इंटरेस्ट निकालो। ओपनिंग की बेटे वैल्यू थी 1.5 लाख, इंटरेस्ट निकाला 10%, वो आ गया 15,000। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 12, कैलकुलेट किया आया 15, नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड 12। हम तो बना रहे हैं कैश फ्लो, हम तो बना रहे हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या आता है बेटे? कैश फ्लो अमाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग में कितना आएगा बेटे? जो आप पे कर रहे हो, पे कितना कर रहे हो बेटे? 12,000। ये आउटस्टैंडिंग हमारा फिर इंक्रीज नहीं होगा लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी? हाँ जी बेटा, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पर हमारा इंक्रीज नहीं होगा इससे? देखो बेटा ऐसे तो पीएनएल में कितना ऐड होना चाहिए? पीएनएल में तो ऐड होना चाहिए बेटा जितना आपने प्रॉफिट में से लेस ऐड किया होगा नेट प्रॉफिट में, वहां तो पूरा होता है इस साल का, और फिर करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो गया, वहां पे भी कर सकते हो। तो वो करना है ना? हाँ, बट सुनो बेटे, जब आपको ये आप ऐसे भी करोगे, आपसे वही अमाउंट ले लो बेटे जो उसने पे किया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे ना, जो वैसे जनरली क्या होगा बेटे? वही गिवन होगा, जनरली वही गिवन होगा। बट अगर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डिबेंचर्स का बेटे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 18,000 बट पे किया आपने 15,000, तो फाइनेंसिंग में तो 15 आएगा जो पे कर रहे हो, पर नेट प्रॉफिट बेटा ऐड कर लो 18,000 रुपया, और जो 3,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है वो आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई, तो वो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। फाइनली बेटा वही आ गया ना, फाइनली तो वही आ गया बेटा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो माइनस वो होता है ना, डिक्रीजिंग करंट एसेट है, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज वो भी ऐड होता है, और वो नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा, और तो फर्क पड़ गया। आप सिर्फ उतने अमाउंट लो बेटे जितना आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट बच्चों, ये तो हो गया बैंक लोन का हो गया, और अभी तो हम वो ही चल रहे हैं मतलब लायबिलिटी साइड। अच्छा, लायबिलिटी में पहले तो शेयर कैपिटल गेटिंग होगी। अच्छा, अब मान लो बेटे शेयर कैपिटल गेटिंग में नीचे लिखा है कि डिविडेंड में दे रहा हूं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और क्वेश्चन में प्रेफरेंस होल्डर्स भी हैं, तो बिना प्रेफरेंस को डिविडेंड दिए तो बेटे इक्विटी को देते नहीं है, तो उस केस में हम प्रेफरेंस होल्डर का भी डिविडेंड अपने आप निकालेंगे। इसे क्या बोलते हैं बेटे? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट, है ना। वो नीचे नहीं लिखा कि हम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे रहे हैं, वो कहते हैं मैं 10% डिविडेंड दे रहा हूं इक्विटी शेयर को, प्रेफरेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में आप अपने आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड निकालोगे, और वो प्रेफरेंस का डिविडेंड बेटे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बेटे ऐड होगा ना डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, और फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो भी होगा। तो जो दिया हुआ होगा उसके अलग भी निकाल के हमें ऐड, इक्विटी का तो लेना ही है, हाँ। वो तो दिया ही हुआ है, प्रेफरेंस का बेटे अपने आप लेना है, ठीक है, क्योंकि बिना एक प्रेफरेंस को डिविडेंड दिए इक्विटी को कैसे दे सकते हैं वो आदमी, ठीक है। चलिए और बेटा, अच्छा उसके बाद और रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस सबसे पहले क्या होता है बेटा? पीएनएल। पीएनएल कौन सा आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग टैक्स। वो कैसे निकालते हैं? पीएनएल का बेटा क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा बेटा, कई बार ओपनिंग माइनस में होता है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्रॉफिट बेटे वो बढ़ जाता है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है बेटा, राइट। तो नेट प्रॉफिट वो क्या आता है बेटे? वो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाता है। फिर उसमें क्या ऐड करते हैं बेटे? उसमें ऐड करते हैं टैक्स चार्ज। टैक्स कौन सा? अभी टैक्स की ट्रीटमेंट बताता हूँ, ठीक है। ऐड करते हैं बेटे ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व कौन सा बेटे? अगर कोई जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट, जिस जनरल रिजर्व की वैल्यू बढ़ रही है, ट्रांसफर टू रिजर्व वो ऐड हो जाएगा। या कोई डिबेंचर रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर रहा है, वो तो प्रॉफिट पोर्शन में से क्या होगा बेटे? ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड हो जाएगा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड हो जाएगा। बट कैपिटल रिजर्व में कर रहा है वो नहीं, ये रिवेन्यू रिजर्व से, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में पैसा कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से ट्रांसफर होता है। मैं इसका एक पॉइंट पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है बेटे, मैं करूंगा, अब अभी बताऊं। अच्छा देन ऐड होगा बेटे, उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर उसमें क्या ऐड होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा आइटम क्या क्या होता है बेटे? जैसे आपको कोई रिफंड ऑफ टैक्स हो गया, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, या आप कोई कॉम्पेंसेशन दे रहे हो, तो रिफंड ऑफ टैक्स बेटा क्या हो जाएगा? इनकम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है, माइनस हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम बेटे माइनस हो जाएगा, कॉम्पेंसेशन मिल रहा है माइनस हो जाएगा, और कोई आपने कॉम्पेंसेशन पे किया तो बेटे वो ऐड हो जाएगा। कॉम्पेंसेशन है किस चीज का? कोई बेटा क्लेम हो, कोई भी क्लेम हो, लाइक कोई डिजास्टर क्लेम, अर्थक्वेक हो रहा, कोई भी क्लेम है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब उसमें क्या क्या ऐड होता है? उसमें क्या क्या ऐड होता है? डेप्रिसिएशन ऐड होती है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड होता है बेटे, डेप्रिसिएशन,
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एनी फिक्टिशियस और इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, राइट, इनकी वैल्यू क्या हो रही है बेटे, राइट ऑफ हो रही है, राइट ऑफ हो रही है, कम हो रही है तो ऐड होता है। बट अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, राइट ऑफ नहीं हो रही, क्या हो रही है बेटे, गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, पेटेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो कहा था बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। कॉपीराइट की वैल्यू बढ़ रही है तो इसको हमने परचेज किया है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, और अगर कम हो रही होती है तो बेटे वो ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। हाँ जी, इन्वेस्टिंग में क्या कम हो रही गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो राइट ऑफ हो गया, फिर तो बेटे ऑपरेटिंग में ऐड, नेट प्रॉफिट में ऐड होता है ना बस। बिफोर टैक्स में गुडविल राइट ऑफ, क्योंकि राइट ऑफ किससे की होगा, पीएनएल से ना बेटा, तो फिर वापस पीएनएल में तो ऐड करोगी, कॉपीराइट का भी कम हुआ तो वही ऑपरेटिंग में। हाँ जी, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, और एक अंडरराइटिंग कमीशन होता है बेटे, वो भी ऐड होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है बेटे आपकी, और प्रोविजन फॉर, उसके बाद बेटे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड होता है, और क्या क्या ऐड होता है बेटे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। माइनस क्या होता है बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। और मैंने क्या बताया था, एनी आइटम जो भी बेटा आपकी अदर इनकम की हेडिंग में शो हुई हुई है, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड रिसीव वगैरह, तो सब चीज आप माइनस कर दोगे, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर ऐड डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज, लेस इंक्रीजिंग करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। देख सब कुछ आएगा बेटे, कंसिडर कैश और बैंक बैलेंस आप नहीं लोगे, ना कैश ना बैंक बैलेंस ना बेटे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट, राइट। सर आपने अंडरराइटिंग कमीशन का क्या बताया था? बेटे अंडरराइटिंग कमीशन का पॉइंट से आप पूछ रहे हैं, बताता हूँ। अगर अंडरराइटिंग कमीशन की वैल्यू बेटे कम हो रही है, राइट ऑफ हो रही है, तो ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है, नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। और अगर वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, भाई पहले कमीशन थी बेटे, अंडरराइटिंग कमीशन 10,000 थी, अब हो गया बेटे 15,000, तो 5,000 आपने कमीशन और दी, 5,000 आपने कमीशन और दी, तो बेटे वो कहा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, फाइनेंसिंग कमीशन पे, अंडरराइटिंग कमीशन पे, ठीक है जी। चलिए, और वैल्यू आ गई, डिक्रीज करंट कर लिया, तो वैल्यू क्या आ गई बेटे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटे बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, जैसे क्लेम मिल रहा है तो वह ऐड हो जाती है, राइट। तो क्या आता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस टैक्स पेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अभी हमने बैलेंस शीट में क्या करेगा, इसके बेटे मैंने शेयर कैपिटल, मैं सब लायबिलिटी से ले चल रहा हूं, लायबिलिटी में शेयर कैपिटल की ट्रीटमेंट बताई, फिर बेटा रिजर्व सरप्लस की ट्रीटमेंट बताई। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी हो गया। उसके बाद क्या आता है बेटे, शॉर्ट टर्म बोरिंग। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग में बेटा क्या क्या आया था, आपके क्रेडिटर्स आए थे, ट्रेड पेबल हो गया, है ना, ट्रेड पेबल हो गया, अब तो क्रेडिटर है, वो तो आपकी करंट लायबिलिटीज है। और प्रोविजन फॉर टैक्स, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट बता दिया। अब बात करते हैं बेटे प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बात करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। चलो जी, प्रोविजन फॉर टैक्स की बात। टैक्स का बेटे, अगर टैक्स के मैं तीनों केसेस बताता हूं, टैक्स के तीनों केसेस कि अगर आपको क्या दे रखा है बेटे, ट्रीटमेंट बताता हूं अभी, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है बेटे। मैं ना उस पॉइंट को भी लेके मुझे उसको बताना है अभी, वो ना जो हमने बताया ना, वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बेटे, उसको देखेंगे अभी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और उसमें क्या लिखा बेटे, प्रोविजन फॉर टैक्स 2024, 2023, 15,000 और बेटे 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, ठीक है। याद है करंट ईयर का बेटे टैक्स चार्ज होता है ना, करंट ईयर का टैक्स चार्ज, और प्रीवियस ईयर वाला टैक्स बेटे, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड, करंट ईयर का टैक्स चार्ज और प्रीवियस ईयर टैक्स। सिर्फ बैलेंस है बेटे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वेल बैलेंस है, सिर्फ एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्या करते हो बेटे, करंट ईयर जो टैक्स होता है वो चार्ज होता है, चार्ज कहाँ पे आता है, नेट प्रॉफिट उसमें, और प्रीवियस ईयर टैक्स क्या होता है बेटे, पेड होता है। पेड कहाँ आता है, वो भी ऑपरेटिंग नहीं आता बेटा, ठीक है, क्लियर। हाँ जी,
केस 2, बेटे बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो कुछ नहीं है, और नीचे बेटे एडजस्टमेंट में है, एडजस्टमेंट में है बेटा, टैक्स was paid during the year। ऐसा होता नहीं बेटे, पर एडजस्टमेंट में है तो यही बेटा मेरा टैक्स चार्ज है और यही बेटे मेरा टैक्स पेड है। ठीक है। थर्ड केस, टैक्स का बेटे बैलेंस भी है और टैक्स की एडजस्टमेंट भी है। तो अब क्या होगा थर्ड केस में, हम क्या करेंगे बेटे, टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। टैक्स का बेटे बैलेंस भी था, मान लो बैलेंस है वही ले लेते हैं बेटे 10,000 और 20,000, और नीचे बेटा एडजस्टमेंट है, नीचे क्या है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बेटे दो टाइप से होगी, या तो लिखा होगा टैक्स वो आपने कितना पे किया बेटे, पेड ड्यूरिंग द ईयर बेटा, मान लो लिखा है 15,000 बेटे, या क्या लिखा होगा बच्चे, टैक्स वॉज मेड, या बेटे प्रोवाइडेड, या बेटे चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 15,000। एक ही चीज होगी। अब टैक्स का अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स बेटे अकाउंट। टैक्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में कितना है 20, क्लोजिंग बैलेंस सॉरी ओपनिंग बैलेंस 10, क्लोजिंग बैलेंस बेटे 20,000। टैक्स पे किया, टैक्स पे करने की एंट्री क्या होती है, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000, वैल्यू आई बेटे 35, तो जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी बेटे, टैक्स चार्ज 25,000 बेटे। ठीक है, ये कहां पे आ जाएगा बेटे, टैक्स चार्ज आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आना, ये भी बेटे ऑपरेटिंग में ही है, और ये कहां पे आएगा बेटे ऑपरेटिंग में, जब वो कैश जनरेटेड करते हैं ना बेटे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस बेटे टैक्स पेड। और अगर ये एडजस्टमेंट की होती बेटे, टैक्स मेड दे रखा होता, उस केस में टैक्स अकाउंट कैसे बनता, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट बेटे 10,000, बैलेंस कैरिड डाउन 20,000, टैक्स चार्ज बेटे, तो इट मींस आपको ये दे रखा है इस बार 15,000, वैल्यू बाई 25 में से 20 माइनस किया तो टैक्स पेड कितना आ गया बेटा 5,000। तो एक चीज बेटा आपकी गिवन होगी और एक बैलेंस होगी। यहाँ पे ये गिवन था, ये बैलेंसिंग फिगर थी बेटे, वहां पे वो गिवन है पेड बैलेंसिंग फिगर। टैक्स समझ आ गया? ठीक है, चलो। और ये ट्रीटमेंट बेटे डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, एक बार लेते हैं बेटे प्रपोज डिविडेंड और एक बार लेते हैं बेटा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कहां होगा बेटे, एडजस्टमेंट में। हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, यही बेटा एक बार ऐड हो जाएगा और यही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट में ही होगा बेटा। डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर के लिए जाता है, हमेशा प्रीवियस ईयर का ही चार्ज किया जाए, प्रीवियस ईयर का ही पे किया जाए, तो वही ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा बेटे और वही मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। अगला पॉइंट है बेटे अनक्लेम डिविडेंड। ठीक है, अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम डिविडेंड। ठीक है, अब उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, जब आप फाइनेंस में लिख रहे होगे ना डिविडेंड पेड, मान लो बेटे आपने डिविडेंड चार्ज किया, ऑपरेटिंग में डिविडेंड ऐड हुआ बेटे, डिविडेंड ऑपरेटिंग में ऐड हुआ, डिविडेंड पेड, ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, मान लो बेटे 20,000, ये ऑपरेटिंग में ऐड हुआ। अब फाइनेंस में लिखोगे ना बेटे डिविडेंड पेड, मान लो कहता बेटे अनक्लेम है 6,000, इट मींस आपने पे कितना किया बेटे 14,000, तो फाइनेंसिंग में कितना आएगा बेटे डिविडेंड पेड 20, तो बेटे डिविडेंड था, अनक्लेम्ड है बेटे 6, तो आपने पे कितना किया 14। और ऑपरेटिंग में ऑपरेटिंग में कितना डिविडेंड चार्ज हुआ, चार्ज ऊपर 20 हुआ,
जब तो बोलो कि मैं भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि चार्ज हुआ मान लो 15-18 है और आपने पे किया 15, ठीक है, 3,000 आउटस्टैंडिंग है, तो उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जनरली तो बेटा वही है, ऐसा तो ही नहीं है कि जो निकलता है वही पे कर रहे होते हैं, राइट। चलो अच्छा जी, अगला पॉइंट बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया बेटे, प्रपोजमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया, अब आ गया आपका इंटेंडेंट भी हो गया और ऑपरेटिंग बेटे, ऑपरेटिंग में और डिविडेंड्स आ गए, रिजर्व्स हो गए, इंटरेस्ट हो गया, डिक्रीज इंक्रीज हो गया, टैक्स हो गया, राइट। अब आगे इन्वेस्टिंग तो ये बेटे हमारी क्या थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किसी को डाउट है? हाँ जी, एक मैं बताता हूँ, जनरल रिजर्व बेटे अगर बढ़ रही है तो कहाँ पे आता है बेटे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। अगर बेटे जनरल रिजर्व वैल्यू, भगवान ना करे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जनरल रिजर्व वैल्यू क्या हो रही है बेटे, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। अब क्या करोगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब रिजर्व की वैल्यू बेटे अगर डिक्रीज हो रही है ना, तो उसका रीजन होता है कि आपने उसमें से बेटे जनरल रिजर्व वैल्यू थी बेटे 2024 2023, पहले बेटे रिजर्व था 15, अब हो गया बेटे 10। जनरल रिजर्व वैल्यू क्या हो रही है बेटे, डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसका मतलब इस बार डिविडेंड किस में से पे किया बेटे, रिजर्व में से पे किया, रिजर्व में से पे किया। जब जनरल रिजर्व वैल्यू कम होने का कारण क्या होता है बेटा, डिविडेंड है। एंट्री क्या बनी इस केस में, जनरेटर क्या बनी इस केस में, एंट्री बनी आपने रिजर्व में से दिया ना बेटे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेड 5,000। तो पहली बात तो बेटे प्रॉफिट में डिविडेंड ऐड नहीं होगा, ठीक है, हमने प्रॉफिट में डिविडेंड नहीं दिया। हाँ, डिविडेंड पे तो किया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो डिविडेंड पेड। सर अगर प्रपोज डिविडेंड 50,000 दिया हुआ तो हाँ, फिर क्या होगा, और ये और तुम ये कह रही हो कि ये भी दिया हुआ और वैसे की वैल्यू कम हो रही है। हाँ, हाँ, ऐसा होगा नहीं बेटा, नहीं होगा। नहीं, ठीक है। सर क्या होगा फिर इस केस में? क्या बेटा, सिर्फ फाइनेंसिंग डिविडेंड जनरल तो डिक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट को क्या एडलेस होना नहीं, हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा डिविडेंड पेड आउटफ्लो। ठीक है जी, राइट। तो ये बेटा हमने रिवाइज कर लिया सारा का सारा, हमने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरम डिविडेंड हो गया, रिजर्व्स हो गया, उस इंटरेस्ट हो गया, डिवेंचर्स हो गए, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया बेटे। उसके अलावा अगर कोई डाउट है बेटे तो हमें से वो पूछिए, कोई और डाउट? सर कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट का, कैश ओवरड्राफ्ट का या लाइक कैश क्रेडिट का, वो तो बेटे कैश इक्विवेलेंट है, उसका कुछ नहीं पता। तो नीचे बेटा वो करंट इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, ऐड कैश क्रेडिट, तो कैश इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। कोई और डाउट? अगर प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड दिया है तो उसका मतलब इक्विटी शेयर्स का भी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, बट इक्विटी को दे रहे तो प्रेफरेंस को जरूरी होगा, बट प्रेफरेंस का तो बेटे इक्विटी का सब जरूरी है। फिर यहाँ लिखा हुआ है क्या हाँ, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज पेड इफ डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। दोनों की बात है बेटे, दोनों दिखाओ कौन सा क्वेश्चन है, लाओ मुझे दो। वो तो वही कह रहे हैं। कौन सा बेटे, इसको मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन जानता हूँ, तो क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रेफर इक्विटी शेयर दिस जनरल रिजर्व बेटे कम हो रही है और वो डिविडेंड वो इक्विटी को दे रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द जनरल रिजर्व। अब इक्विटी को दे रहा है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है, हाँ है, उनको देना पड़ेगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बिना प्रेफरेंस को इक्विटी को डिविडेंड नहीं दे सकता, ठीक है। अब यहाँ बेटे जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर का 12% है बेटे, वो 2 लाख का 24,000, वो तो बेटे एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर ऐड हुआ बेटे। बट जो एक बार जो डिविडेंड इक्विटी को दिया ना बेटे, वो रिजर्व में से दिया है, वो जनरल रिजर्व में से दिया है। पहले 3,75,000 का रिजर्व था, अब बेटे 1,35,000 का हो गया, तो 2,40,000 का जो डिविडेंड है वो आप इक्विटी को दे रहे हो, ठीक है। और वो डिविडेंड कहाँ पे आएगा, वो नेट प्रॉफिट में से नहीं दिया गया, तो नेट प्रॉफिट में ऐड नहीं होगा। बट फाइनेंसिंग में दोनों आएंगे, डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर भी आएगा और डिविडेंड और इक्विटी भी आएगा, ठीक है बेटा, राइट। ये कौन सा क्वेश्चन है? बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 59, इलस्ट्रेशन नंबर 59। अच्छा, इनकम टैक्स वाज प्रोवाइडेड, तो टैक्स इनकम टैक्स वाज प्रोवाइडेड, तो टैक्स चार्ज, तो टैक्स पेड नहीं करेगा, ठीक है जी। आओ बच्चे, तो अब हम करते हैं, ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। अब
अगली हफ्ते स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग।